नमस्कार, मैं हूं संजीव सिंह और आप देख रहे हैं लिच्छवी न्यूज। अभी हम आज जेडीयू कार्यालय आ चुके हैं और हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता हैं नवल शर्मा जी। उनसे बात करेंगे जो बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं हो रही। नवल जी, सबसे पहले हमारे चैनल पे स्वागत है। धन्यवाद। जिस तरीके से बिहार में लगातार खासकर व्यवसायी को टारगेट करके मारा जा रहा है बिहार की राजधानी पटना में, ये कौन आपको बता दिया कि व्यवसायी को टारगेट करके मारा जा रहा है? जिसे गुमाल खेल का जी। सुनिए, इधर हाल के दिनों में कुछ घटनाएं ज्यादा हो गई हैं। यह हमारे लिए भी उतनी ही चिंता का विषय है, इसलिए कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार ने अपने लिए कुछ मापदंड तय किए हैं और उस मापदंड से थोड़ा सा भी विचलन हमें खुद स्वीकार नहीं है। बिहार में अगर कोई छोटी मोटी घटना भी होती है, यहाँ तक कि छिनतई की घटना भी होती है, वह भी हमारे लिए चिंता का सबब बन जाता है, क्योंकि हमारी मूल पूंजी सुशासन है और इससे नीतीश कुमार जी की सरकार न कभी समझौता की है और न भविष्य में कभी करने जा रही है। बिहार ने एक दौर वह भी देखा है जब अपराधियों को सीधे सीधे मुख्यमंत्री का संरक्षण मिला करता था और मुख्यमंत्री आवास अपराधियों के लिए शरण स्थली हुआ करता था, पनाहगाह हुआ करता था। बिहार अब उस दौर से बाहर निकल चुका है। नीतीश कुमार जी के बिहार में एक तो कि अपराधों की दर में पहले की तुलना में काफी कमी आई है, जिसके एनसीआरबी के आंकड़े गवाह हैं, और दूसरा यह कि यदि अपराध होता भी है तो बिहार की पुलिस त्वरित कार्रवाई करती है बिना किसी पॉलिटिकल प्रेशर के। आप देख सकते हैं कि बिहार में जो भी घटना होती है, पुलिस अपराधियों के पीछे हाथ धो के कैसे पड़ जाती है, और उसके पीछे अगर यह साबित कर दे कि किसी घटना में कोई राजनीतिक दबाव भी काम करता है तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, क्योंकि यह नीतीश कुमार की सरकार है जिनकी पुलिस बिना किसी राग द्वेष और पक्षपात के, बिना कोई सरनेम देखे हुए, बिना कोई जाति देखे हुए सीधे कार्रवाई करती है। आज किसी की मजाल नहीं है, सत्ताधारी पार्टी के नेताओं की भी मजाल नहीं है कि वो अपराध करके और बच जाए। तो यह महत्वपूर्ण है। दूसरी बात है कि ये जो सवाल खड़ा कर रहे हैं, वो सवाल खड़ा कर रहे हैं कौन लोग? ये तेजस्वी यादव जी सवाल खड़ा कर रहे हैं, जिनका पूरा अतीत ही दागदार है। 1990 से लेकर 2005 तक बिहार ने अपराध की दुनिया में जो नाम कमाया था, देखिए एक दौर वह भी था जब बिहार ने अपराध के लिए नाम कमाया था, और एक नीतीश कुमार जी का बिहार है जब बिहार विकास और सुशासन के लिए नाम कमा रहा है। तो वो दौर बिहार अब नरसंहारों के दौर से, जातीय संघार और सांप्रदायिक दंगों से बाहर निकल चुका है। बिहार अब उस दौर से बाहर निकल चुका है जहां रोड पर चलने में लोग असुरक्षा का भाव महसूस करते थे। आज देखिए पूरे बिहार में सेंस ऑफ सिक्योरिटी का भाव, सुरक्षा का भाव पूरी मजबूती से मौजूद है। लोग सुरक्षित रूप से जहां मन वहां जा रहे हैं, आवागमन कर रहे हैं। तो बिहार में कानून व्यवस्था खराब कैसे हुई? जो भी घटनाएं होती हैं तुरंत एफआईआर होता है, नहीं तो एक दौर वह भी था जब एफआईआर ही नहीं होता था। लोगों ने वह दौर भी देखा है। पहले जब एफआईआर नहीं होता था तब 1990 से लेकर 2005 के बीच में 67,000 हत्या हुई थी। अगर एफआईआर होता तो न जाने वो संख्या कितने लाखों में होती। और अब तो छोटी से छोटी घटना की भी एफआईआर होती है, अननोन भी एफआईआर होता है। एफआईआर के बाद बिहार पुलिस की चार्जशीट की दर 95% से ज्यादा है, जो भारत के किसी भी अन्य राज्य से ज्यादा है। महिला अपराध के मामले में कन्विक्शन का रेट बिहार में 61% से ज्यादा है। तो यह एक नैरेटिव है, एक झूठा भ्रम है जो बिहार के बारे में फैलाया जा रहा है। बिहार में पूरी तरह कानून व्यवस्था नियंत्रण में है, बल्कि कानून व्यवस्था के क्षेत्र में माननीय नीतीश कुमार जी ने जो प्रयोग किए हैं उसके बारे में तो तेजस्वी यादव जी और उनकी पार्टी के लोग कभी सुने भी नहीं होंगे। जरा पूछिएगा आरजेडी के नेताओं से कि कभी डायल सेवा 112 के बारे में सुने थे? पुलिस आधुनिकीकरण क्या होता है सुने थे? उस जमाने के जर्जर थाना भवन को देखिए, उस जमाने के खटारा जीप को देखिए, पुलिस की वर्दी को देखिए, पुलिस के हथियार को देखिए उस जमाना में, और आज की पुलिसिंग से तुलना कीजिए, जमीन आसमान का फर्क है। तो ये लोग हम पर उंगली क्या उठाएंगे? सर, रोजगार की बात करिए, 25 से 30 नीतीश कैबिनेट ने 1 करोड़ रोजगार की बात की। वहीं माननीय तेजस्वी यादव ने कहा था कि पैसा कहां से लाएंगे। देखिए तेजस्वी यादव जी ने जब अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि अगर हमारी सरकार बनी तो 10 लाख नौकरी देंगे, तो इसी का जवाब नीतीश कुमार जी ने दिया था कि पैसा कहां से लाओगे। तो यह नीतीश कुमार जी ही नहीं, नीतीश कुमार जी की जगह दूसरा कोई भी नेता होता तो इसी तरह से तेजस्वी से पूछता सवाल, तेजस्वी जी से। क्योंकि आप कोई वित्तीय खाका नहीं पेश करते हैं जनता के सामने, कोई योजना नहीं पेश करते हैं, और ऐसे ही शेख चिल्ली की तरह बोल देते हैं कि हम 10 लाख रोजगार देंगे। तो आपसे पूछा ही जाएगा कि पैसा कहां से लाइएगा। अब नीतीश कुमार जी ने 1 करोड़ रोजगार की घोषणा की है, तो मैं उनकी पार्टी का प्रवक्ता हूं, पूछिए हमसे कि क्या उनके पास आर्थिक योजना है, क्या वित्तीय खाका है।
तो आप ऐसे ही बिहार की जनता के सामने कोई रोड मैप पेश किए बिना खाली आप भांज दीजिएगा कि हम 10 लाख रोजगार देंगे, तो आपसे तो सवाल पूछा ही जाएगा। जी, वोटर परीक्षण को लेकर जो एसआईआर की रिपोर्ट लगातार खासकर सीमांचल एरिया में जिस तरीके से भ्रम फैलाया जा रहा है कि जो अवैध बांग्लादेशी है, जो म्यांमार से है, नेपाल से है, उनका वोट काटा जा रहा है, तो कहाँ तक जेडीयू इसको किस नजर से देखती है? देखिए, पहली बात तो ये जान लीजिए कि भारत में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए और वोटर लिस्ट को शुद्ध करने के लिए चुनाव आयोग जो भी कदम उठाएगा हम उसके समर्थन में हैं, क्योंकि जेडीयू की लोकतांत्रिक मूल्यों में गहरी आस्था है। बिहार में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो, बिहार में जो वास्तविक मतदाता हैं उनमें एक भी मतदाता का नाम नहीं कटे, और जो फर्जी मतदाता हैं उनमें एक भी मतदाता का नाम वोटर लिस्ट में न रहे। इस बात को लेकर हमारी चिंता उनसे कहीं ज्यादा गहरी है। ये लोग वोटर लिस्ट की आड़ में बिहार में सांप्रदायिक और जातीय खेल खेलना चाह रहे हैं। बाकी ये लोग जो सवाल उठा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में इन सारे मामलों पर विचारण चल रहा है, और मुझे लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय के संज्ञान में सारी बातें हैं। रही बात सीमांचल की, आपने बात की, तो एक तथ्य यह भी है कि न केवल सीमांचल बल्कि बिहार के लगभग सारे जिलों में वास्तविक संख्या से ज्यादा मात्रा में आधार कार्ड पाए गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण होगा तो जो भी फर्जी मतदाता हैं, जो अवैध मतदाता हैं, उन पर गाज गिरेगी। तो यदि आप इसका विरोध कर रहे हैं, आपको स्पष्ट करना होगा कि आप फर्जी मतदाताओं के समर्थन में हैं या उनके विरोध में हैं। आप फर्जी मतदाताओं की आड़ में सांप्रदायिक और जातीय कार्ड खेलना चाहते हैं, या फिर आप ये चाहते हैं कि जो वोटर लिस्ट की विसंगतियां हैं वो विसंगतियां खत्म हो और वोटर लिस्ट पूरी तरह शुद्ध हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी आत्मा फर्जी वोटरों में ही निवास करती है? अभी तक आप फर्जी वोटरों की ही खेती करते आए हैं। तो हमारी स्पष्ट मान्यता है कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। चुनाव आयोग को अपने संवैधानिक दायित्वों की पूरी समझदारी है, पूरा संज्ञान है, और चुनाव आयोग जो भी कदम उठा रहा है वह संवैधानिक दायरे में ही उठा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट में मामला सब जुडिस है, सुप्रीम कोर्ट सारे मामलों को देख रही है। कहीं ना कहीं चुनाव आयोग पर विश्वसनीयता की हनन करने के लोग जेडीयू आरजेडी वाले तो ऐसा नहीं कर रहे हैं। देखिए, आरजेडी के पुराने इतिहास को देखिए तो इन लोगों की लोकतांत्रिक मूल्यों में कभी आस्था नहीं रही। राज्य में, किसी भी राज्य में सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संस्था होती है गवर्नर की संस्था, राज्यपाल की संस्था। तो मुझे याद है कि जब बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा था तो राजद के नेताओं ने पूरे बिहार में साइकिल के टायर की आहुति बनाकर मंत्रोच्चारण से मंत्र डाला था, और वो मंत्र था कि लंगड़ा भंडारी स्वाहा, भ्रष्ट भंडारी स्वाहा। किसको तो बोलते थे? ये उस समय के राज्यपाल थे सुंदर सिंह भंडारी। तो अब सोचिए जरा कि गवर्नर जैसी संवैधानिक संस्था को देखने का राजद के लोगों का ऐसा नजरिया है, तो ये लोग चुनाव आयोग को कहां से छोड़ेंगे? तो चुनाव आयोग पर जिस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल राष्ट्रीय जनता दल के लोग या विपक्ष के लोग कर रहे हैं, आपको पूछना चाहिए इन लोगों से कि जहां जहां आपकी जीत होती है वहां आप चुनाव आयोग को धन्यवाद भी नहीं देते हैं, और जहां आपकी हार होती है वहां सीधे चुनाव आयोग पर ठिकरा फोड़ते हैं। तो ये जरा पूछिएगा उनसे कि 2015 में बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी थी, वो अभी इसी चुनाव आयोग के नियंत्रण में बनी थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में 40 सीट में से 39 सीट एनडीए को मिला था और आपको मात्र 1 सीट मिला था, वह भी इसी इलेक्शन कमीशन के नियंत्रण में चुनाव हुआ था। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इन लोगों ने इलेक्शन कमीशन की गरिमा को मटियामेट करने का पूरा प्रयास किया। मामला गया बॉम्बे हाईकोर्ट में, और बॉम्बे हाईकोर्ट ने साफ कहा कि इन लोगों ने हताशा में यह कदम उठाया है और इन लोगों ने कोर्ट का समय बर्बाद किया है। तो कांग्रेस की तो भद पिट गई इन लोगों की, फिर भी ये सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक बार भी ये लोग चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा करने में सफल नहीं हुए हैं आज तक। सर, मेरा आखिरी क्वेश्चन है, जो भाषाई आधार पर अभी तक लगातार महाराष्ट्र में आप बीजेपी और एनडीए के आप लोग सरकार है, देवेंद्र फडणवीस का एक बयान नहीं आया कि जो बिहारी में भाषा आधार पर प्रताड़ित होता है। क्या भारत के कोई इलाके में रहना इतना अवैध है क्या? अरे नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। देखिए, भारत का संविधान स्वतंत्रता के अधिकार के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण, विचरण और बस जाने का, निवास करने का अधिकार दिया गया है। तो यह भारत के नागरिकों का संवैधानिक अधिकार है और भारत संविधान से चलता है।
न कि किसी व्यक्ति से चलता है। तो मुझे लगता है कि देवेंद्र फडणवीस जी एक बेहद ही संजीदा और गंभीर और संवेदनशील व्यक्ति हैं, संविधान का पालन करने वाले व्यक्ति हैं, और इस देश में जब तक संविधान की सर्वोच्चता है, देश संवैधानिक नियमों के अनुसार चलता रहेगा और भारत के नागरिक अपने संविधान प्रदत्त अधिकारों का उपभोग करते रहेंगे। तो ये थे जेडीयू के प्रवक्ता नवल शर्मा जी, हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े थे, और जो तमाम आपराधिक घटनाएं बिहार में हो रही थी और जो एसआईआर की रिपोर्ट स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर खासकर सीमावर्ती इलाकों में जो लगातार अभी भ्रम फैलाया जा रहा था, उस पर साफ तौर पर उनका कहना है कि जो सही है उनका नाम कटेगा नहीं, जो गलत है उनका नाम जुटेगा नहीं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।